बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खैरियत से होंगे और रब आपको, आपके प्यारों को, सबको जो है वो महफूज रखे, खुश रखे। और मिलकर शुक्र करते हैं रब का अदा कि ज़िंदगी का एक और ख़ूबसूरत दिन जो है वो रब ने सेहत के साथ नसीब किया। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि रब उनको जल्दी से जो है वो सेहत याब कर दे। बीमारियां ज़िंदगी के साथ हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बीमारियां, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको अगर हम चाहें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हमें एक इंडिविजुअल एफ़र्ट भी करनी होगी और सम टाइम जब इंडिविजुअली आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते तो फिर आपकी सोसाइटी और जो आपकी हुकूमत होती है वो इस हवाले से जो है वो अपना किरदार अदा करती है और करना भी चाहिए। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर कुछ बीमारियों को कुछ रोकथाम करके या उनके हवाले से कोई लॉ पास करके अगर उस चीज़ को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो डेफिनेटली ये चीज़ स्टेट के हवाले से की जानी चाहिए। एक ऐसी बीमारी जो खून की बीमारी है और मुहलिक बीमारी है, और ये मैं मेडिसिन की स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने इस बीमारी को फॉलो किया है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मैं इन पेशेंट्स के साथ काफ़ी हद तक काम भी करती रही, इनको बहुत करीब से देखा, मैंने जाना कि किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, किस अज़ियत से गुज़रते हैं, किस माहौल में रहते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने बहुत करीब से इन लोगों की देखी हैं। और वो तकलीफ़, वो एहसास जो है जब आप उनसे मिलते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं जिस अज़ियत से वो गुज़र रहे हैं वो शायद लफ्ज़ों से बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी हालत से, उनके चेहरे से और जो जिस कंडीशन में वो होते हैं आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़रूर महसूस कर पाते हैं। थैलेसीमिया खून की एक ऐसी मुहलिक बीमारी है जो मौरूसी बीमारी है, जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। तहकीक ये कहती है कि पैदाइश के बाद इस मर्ज़ का लगना जो है वो नामुनासिब बल्कि नहीं होने वाली बात है। ये चीज़ माँ बाप से औलाद में जो है वो मुंतकिल होती है, इसे मौरूसी बीमारी कहा जाता है। थैलेसीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है, और उसकी बढ़ने की वजह अगर मैं ये कहूँ जहालत है। लफ्ज़ बड़ा सख्त है, लेकिन क्या इतनी बड़ी बीमारी की वजह जो है उसके पीछे हमारी कम अक्ली है, हमारी जहालत है। हम रस्मों में जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है, ये आपकी वैल्यूज़ और आप जिस माशरे में रहते हैं, जिस ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब चीज़ों की नुमाइंदगी करती हैं आपकी वैल्यूज़। मैं बिल्कुल कोई नहीं होती कि मैं आपसे ये कहूँ कि अपनी रसूमात छोड़ दें या अपनी चीज़ों से अलग हो जाएं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, बल्कि पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि अगर किसी एक चीज़ की वजह से मेरे या आपके बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ख़ानदान में आपस में शादी सही है या गलत, ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक तहकीक ये कहती है कि जब आपस में कज़न मैरिजेस होती हैं, ख़ानदान में शादियां होती हैं और हम उसमें बंध जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है थैलेसीमिया या खून का ये जो मुहलिक अमराज है ये बढ़ता जा रहा है। ख़ानदान में आपस में कज़न मैरिजेस जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये खून की मुहलिक बीमारी जो है वो हमारे मुआशरे में बढ़ रही है। इस वक्त एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 80 लाख मरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में, बच्चे जो हैं जिनकी तादाद 80 लाख है, वो इस खून की मुहलिक बीमारी में मुब्तला हैं। और हर साल तकरीबन 8000 बच्चे इस दुनिया में, इस पाकिस्तान की मैं इस वक्त आपको नंबर दे रही हूँ, जो पैदा होते हैं और वो इस थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इस हवाले से भी कर ली जाए कि आखिर हुकूमत ने जो है वो क्या किया इस मर्ज़ को कम करने के लिए, या मैं और आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकें। एक फैक्टर तो ये जो रिसर्च कहती है, जो साइंस कहती है कि ये जो आपस में कज़न मैरिजेस होती हैं, रिश्तों में रिश्तेदारों में आपस में शादी होती है, मैं फिर ये कह रही हूँ कि मैं
स्टेटमेंट नहीं दे रही कि ये सही है या गलत है, मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि इस चीज़ की वजह से कौन सी बीमारी है जो हमारे बच्चों में मुंतकिल हो रही है, उसका फैसला आपने खुद करना है। एक कानून पास किया गया और उस कानून के मुताबिक कहा यह गया था कि हर निकाह से पहले जो लड़का और लड़की है जिनकी आपस में शादी होने जा रही है, उनका एक थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाएगा। इस पे लोगों ने बड़ी बात की, बड़ा चर्चा किया। क्यों किया ये वो बेहतर जानते हैं। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि इसके पीछे मकसद ये था कि जो दो लोग जिनकी आपस में शादी हो रही है, अगर वो दोनों थैलेसीमिया माइनर, इस थैलेसीमिया की दो इकसाम हैं, एक है थैलेसीमिया माइनर और दूसरा है थैलेसीमिया मेजर। कहा यह जाता है कि वो दो लोग, वो लड़का और लड़की जिसकी आपस में शादी होने जा रही है, अगर वो दोनों थैलेसीमिया माइनर के शिकार होते हैं तो इसमें बहुत बड़ा खदशा है कि वो जो आने वाली ज़िंदगी, जब वो अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे तो जो आने वाला बच्चा होगा वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार होगा। यानी कि वो एक ऐसी जो है वो खून की मुहलिक बीमारी में मुब्तला होगा जिसकी वजह से तकरीबन उसको सारी ज़िंदगी जो है वो अजियत में, तकलीफ़ में और मुश्किल में गुजारनी पड़ेगी। अगर एक शख्स थैलेसीमिया माइनर है और दूसरा नहीं है तो उन दोनों में आपस में जो है वो शादी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर का शिकार हैं तो मना किया गया है कि ऐसे दो लोग आपस में शादी ना करें, अदरवाइज उनकी फैमिली या आने वाला बच्चा जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। लेकिन ज़रा एक लम्हे को सोचिए, ये कानून पास किया गया और बहुत अच्छी चीज़ की गई, सिंध हो, पंजाब हो, बहुत सारी जगहों पे जो है असेंबली में इसकी बात हुई, आवाज़ उठाई गई कि थैलेसीमिया को रोकने के लिए जो है वो इस तरह का कानून पास किया जाएगा। और कहा गया कि भाई निकाह नामा के साथ जो है वो ये टेस्ट की कॉपी जो है वो भी जमा कराई जाए कि ये टेस्ट कराया गया है या नहीं। इवन मैंने अपने शहर में देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगाई गई, कैंपेन चलाई गई, बिल बोर्ड्स पर आपने ये सारी चीज़ें देखी कि थैलेसीमिया का टेस्ट कराया जाए, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया, कितनी जगहों पर जो है इस बात को फॉलो करने के लिए जो है वो बात की गई। कुछ कानून जो है वो इतने बेहतर बनाए जाते हैं जो मेरे और आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। आप सोचें कि जब इस तरह का कोई बच्चा, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगी कि साइंस ये कहती है कि ये वालिदैन से लगने वाली बीमारी है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा इस दुनिया में आए और कुछ अरसे बाद जो है वो उसको थैलेसीमिया का मर्ज लग जाए। ना हवा से, ना खुराक से, ना वायरल से, ना किसी का झूठा खाने से ये बीमारी इस तरह से मुंतकिल नहीं होती। ये बीमारी माँ से, ये जो औलाद में जो है ये मुंतकिल होती है, एक मौरूसी बीमारी है। सो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए जो हम कर सकते हैं वो सबसे बेहतर चीज़ यही है कि निकाह से पहले जो है वो दोनों जो आपस में लाइफ पार्टनर्स बनने जा रहे हैं उनका टेस्ट कराया जाए। अगर ऐसा बच्चा जो थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला है, जब वो इस दुनिया में आता है, उसके लिए ख़ास तरह का एक खून का टेस्ट है, खून का मुआयना जो है, अब उनका नमूना लेकर खून का एक टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद ये चीज़ जो है वो साबित होती है कि आया ये बच्चा जो है वो थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला है। ऐसे बच्चे अगर आप कभी इनसे मिले हों या आपको मौका मिले इनसे मिलने का, ज़रूर मिलिएगा ताकि आप इस चीज़ का एहसास कर सकें कि उनके जिस्म में वो जो खून बनने का मरहला होता है, खून इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी जिस्म के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है। और ये एक ऐसी चीज़ है खून जो बनाया नहीं जा सकता। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, आज हम चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन खून एक ऐसी चीज़ है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। ये एक तोहफा है जो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है, ना इसे बनाया जा सका है अब तक। और आई गेस शायद ये नामुमकिनात में से जो है वो एक चीज़ होगी। ये खून एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो थैलेसीमिया
मेजर का शिकार होते हैं, जो थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला होते हैं, उनके जिस्म में खून बनने का अमल जो है वो नहीं हो रहा होता, तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या खून की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। ये एक बहुत तकलीफ़देह मरहला है जिससे ये बच्चे गुज़र रहे होते हैं। कुछ को हफ्तों में, कुछ को महीनों में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। अगर आप कोई 10-12 साल का बच्चा भी देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 4-5 साल का बच्चा है, क्योंकि जब खून नहीं बन रहा होता तो जो हमारी बॉडी के लिए जो न्यूट्रिशंस हैं, जो हमारे जिस्म की ज़रूरियात हैं, जो हमारे जिस्म की तवानाई है, वो स्टोर ही नहीं हो रही होती। तो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उस बेड पर गुजर जाता है जिस पर वो लेटकर अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे होते हैं। ज़िंदगी गुजर रही होती है सिर्फ इस मरहले से कि जिस्म के खून की ज़रूरत जो है वो पूरी की जा सके। और कराची की अगर मैं बात करूं या इवन अब मैंने पंजाब में भी ये बात सुनी है कि बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया सेंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं ताकि ऐसे मरीज़ों को जो है वो बेहतर से बेहतर सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा सके, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। तरीक़ाकार ये है कि जब आप ब्लड बैंक जाते हैं, इस पे भी बहुत काम हुआ है कि खून जो है ना वो ख़रीदा ना जाए, क्योंकि इस हवाले से भी लोगों ने जो है वो ये एक इस चीज़ को अजीब सिलसिला बना दिया था और खून के बेचने और ख़रीदने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो नॉर्मली ब्लड बैंक्स में होता ये है कि आप एक डोनर लेके जाते हैं और आप एक ब्लड बॉटल देते हैं और उसके अगेंस्ट जो है जो आपका रिक्वायर्ड ब्लड है, जो भी ग्रुप आपको चाहिए होता है, उस ग्रुप का ब्लड जो है वो आपको दे दिया जाता है ताकि आप की ज़रूरत जो है वो पूरी की जा सके। लेकिन जो ऐसे मर्ज होते हैं ना, जो जिस घरों में ऐसे मरीज़ मौजूद होते हैं, क्योंकि इनकी तो ज़िंदगी खून पे चल रही होती है, अक्सर हफ्तों में, अक्सर महीनों में, अक्सर 10 दिन में, 15 दिन में इनको एक खून की बोतल की ज़रूरत होती है। तो जो आपस के रिश्तेदार हैं ना, वो एक दिन आएंगे, शायद दूसरी दफ़ा आपके साथ चले जाएंगे, तीसरी दफ़ा आपके साथ चले जाएंगे, शायद चौथी और पाँचवीं दफ़ा भी चले जाएं, लेकिन छठी बार वो भी कहेंगे कि सॉरी, या तो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे या आपसे मिलना छोड़ देंगे। ये कोई अनोखी बात नहीं है और ना मैं ये कहूँगी कि वो गलत हैं। सही वो भी हैं और कहीं ना कहीं सही आप भी हैं, आपने भी अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। तो इस हवाले से जो है मैं डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी उन फलाही इदारों को जो इस इशू को सॉल्व करने के लिए ऑन एंड ऑफ जो है वो ब्लड के कैंप्स लगा रहे होते हैं, ब्लड कैंप्स लग रहे होते हैं कि लोग जो हैं वो अतिया करें, खून का अतिया करें, ताकि ऐसे लोगों की जो खून की ज़रूरत है उससे पूरा किया जा सके। अक्सर ख़वातीन में इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ज़रूरत पड़ती है अक्सर लोगों को खून देने की। तो मैं यहाँ ये भी आप लोगों से ज़रूर कहती चलूँ, बारहा मैं बहुत प्रोग्राम कर चुकी हूँ इस हवाले से कि ब्लड डोनेशन जो है वो एक ऐसा खूबसूरत तोहफ़ा है और एक ऐसा अतिया है जो पता नहीं, हो सकता है कल को किसी मेरे अपने को, और हो सकता है मुझे ही मेरे खून की ज़रूरत पड़ जाए और वो जो मैंने कभी ब्लड डोनेट किया हो वो कहीं से घूम फिर के वापस मेरे ही जिस्म में आ जाए या मेरे अपने किसी रिश्तेदार को जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए थैलेसीमिया के पेशेंट हों या स्पेशली अक्सर ख़वातीन में जो है डिलीवरी के दौरान खून की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसमें अक्सर पेशेंट को या किसी और हवाले से जब सर्जरी से लोग गुजर रहे होते हैं तो उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड बैंक्स मौजूद हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं। तो अगर आप, क्योंकि एक प्रॉपर उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, कुछ माइलस्टोन्स हैं उनको चेक किया जाता है, अगर आप उन पे पूरा उतरते हैं तो आई गेस कि ज़रूरी है बहुत कि आप अपने खून का अतिया जो है वो ज़रूर करें, खून का तोहफ़ा जो है वो ज़रूर दें, ताकि दूसरों को जो है वो ज़िंदगी बचाने के लिए आपका खून जो है वो काम आ सके। क्योंकि फिर कहूँगी ये खून एक ऐसी चीज़ है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल किया जाता है, इसे बनाया नहीं जा सकता। तो ये जो थैलेसीमिया के मरीज़ होते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो इनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, इनकी कद काट ही नहीं बढ़ रही होती और इतनी तकलीफ़ में ये रहते हैं, थके हुए, बिल्कुल बेबसी
और एक अजीब सी जो कहना चाहिए महरूमी है वो आपको इन बच्चों की आंखों में आया नज़र आती है। जब आप इन बच्चों से मिलते हैं तो एक तो बहुत जल्दी जो है ये हिम्मत भी हार देते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ बड़े स्ट्रॉन्ग होते होंगे ये जो हर बार इस तकलीफ से गुजरते हैं। सो थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनको खून की जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इसकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर इसके लिए मुस्तकिल इलाज की बात की जाए तो एक ऑप्शन मौजूद होता है जिसे कहा जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें आपकी हड्डियों का गूदा जो है वो किसी एक सेहतमंद शख्स के हड्डी के गूदे से जो है वो तब्दील कराया जाता है। लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 100% जो है वो आप ठीक हो जाएं, और अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो वो भी कुछ ऊपर नीचे का नंबर ही मिलता है, और उसके बाद जो है वो मुस्तकिल थ्रू आउट द लाइफ आपको कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है ये 15 से 20 लाख रुपए कॉस्ट करता है। पैसा बहुत है, फिर उसमें आपको डोनर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए वापस आऊँगी मैं उस तरफ कि हमने क्या करना है। मैंने ये जो सारी मुश्किलात आपको बताई, मैंने आपको ये बताया कि मरीज़ किस मुश्किल से गुज़रता है। मैंने सिर्फ ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि आपस में शादी, कज़न मैरिजेस कितनी सही है या कितनी गलत है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके नतीजे में थैलेसीमिया का मर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसे हमें कंट्रोल करना है। मेरे आज के मेहमान जो आपको इस हवाले से गाइड भी करेंगे, क्योंकि मैं तो मेडिकल की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने तो जो चीज़ देखी समझी वो मैंने चाहा कि मैं आज आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इनसे हम जानेंगे कि ये मर्ज जो है जो बढ़ रहा है, जिसके हवाले से कानून भी पास किया गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए मैं और आप क्या कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितनी बातें देखी थी, समझी थी, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने ऐसे लोगों के लिए काम भी किया। सो डॉक्टर साहब, कानून पास हुआ कि निकाह से पहले टेस्ट कराया जाए कि अगर दोनों माइनर हैं तो शादी ना की जाए, ठीक है। ज़रा आप समझाइए कि ये जो मर्ज है थैलेसीमिया, खून की मुहलिक बीमारी, ये क्या नुकसान पहुंचाती है और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जैसे आपने इंट्रो में बताया, माशाल्लाह अच्छा आपने इंट्रो दिया इस हवाले से कि जो कज़न मैरिजेस हमारे माशरे में चल रही हैं, ज़रूरी नहीं कज़न मैरिजेस हों। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कि जो दो माइनर मिलके एक मेजर बनाते हैं, ठीक है, और उसमें भी चांसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, चांसेस कम होते हैं। लेकिन इसको होता क्यों है, ये इनहेरिटेड बीमारी है। चांसेस होते हैं, चांसेस बिल्कुल होते हैं। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा चांसेस नहीं होते, चांसेस होते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं जी। तो कोशिश ये की जाए कि पहले तो कज़न मैरिजेस को थोड़ा सा जो है वो अगर हम इसको रोक सकें, हमें इस्लाम भी इस बात की तालीम देता है। और दूसरा ये कि हम माशरे में भी अगर देखें तो बहुत तेज़ी के साथ ये थैलेसीमिया का मर्ज फैल रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है ये, ठीक है, और प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ, ये प्रिवेंटेबल इस तरह से कि अगर आप ये पहले से पता कर लें कि इसको माइनर है और इसको दो माइनर अगर मिलने जा रहे हैं तो उसको आप रोक सकते हैं, या एक मेजर और माइनर मिलने जा रहे हैं तो उसको भी आप रोक सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे माशरे में जो फैलती जा रही बीमारी, उसकी वाहिद वजह यही है कि हम बगैर ब्लड चेकअप किए हुए शादी जो है वो कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही कह रही थी, देखिए ना झूठा खाने से, ना हवा से, ना माहौल से ये बीमारी नहीं लग रही, ये मौरूसी है। ये ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और फिर 2-3 साल बाद ये बीमारी उसको लग जाए, ऐसा नहीं है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, ये जो उसके लिए बड़ी अच्छी बात है, कानून भी पास हुआ पंजाब में भी, सिंध में भी, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में इस हवाले से बात की जा रही है। डू यू थिंक कि हमने उसको फॉलो किया कि निकाह के साथ जो है वो एक ब्लड टेस्ट जो है, क्योंकि एक नमूना लिया जाता है ना इसके लिए, वो किया जा सके? डू यू थिंक कि इस पर लोगों ने अमल किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। आपकी बात बिल्कुल, ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसी अवेयरनेस के हवाले से कर रहे हैं ताकि लोगों में शादी से पहले ये चीज़ हो। जैसे अब आप देखें निकाहनामा में बहुत सारी शेखें होती हैं जी, जिसको हम क्रॉस भी कर देते हैं, लेकिन ये शेख अभी तक शामिल नहीं की गई है। हाँ। ये अगर निकाहनामे में काजी के साथ ये शेख शामिल कर ली जाए, जिस पे वो सब चीज़ों में टिक करते हैं, जी महर ये होगा और जनाब इसके ये शराइत हैं, ये शराइत हैं, अगर ये वाला कॉलम भी उसके अंदर ऐड कर दें तो काजी साहब ज़रूर पूछेंगे जी मुझे ब्लड रिपोर्ट ला के दिखाइए, या किसी मेडिकल का अथेंटिक जो है सर्टिफिकेट मुझे ला के दिखाइए कि इन दोनों मियाँ बीवी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, बड़े एहतराम के साथ, ठीक है,
कितने प्रोग्राम मैंने निकाह नामे पे किए हैं। अच्छा। बाकायदा वो पेपर्स दिखाए हैं जिसमें मैंने उस दिन अपनी अम्मा का भी निकाल के देखा, तो उसमें एक तो सारी डिटेल्स फिल हुई होती है, सेकंड में बड़ी आसानी से एक लंबी लाइन लगा के क्रॉस लगा दिया जाता है। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आप कैसे क्रॉस लगा सकते हैं? आप कहीं ब्रेक लेते हैं, फिर हम आकर इस पे मजीद भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। का कोई बेबी आता है इस दुनिया में, तो उसको उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि आया ये बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट है? देखिए, शुरू का जो पहला साल होता है उसमें तो हमें अंदाजा नहीं हो पाता। ठीक है। जब बच्चे की दूसरी बर्थडे होने जा रही होती है उस वक्त हमें अंदाजा होता है। उसका एक तो ये कि उसका जो फेस है वो डिफिगर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक। पेल होता है बहुत ज़्यादा वो, ठीक ठीक है है ना। और दूसरा ये कि उसके पेशाब जो है थोड़ा सा डार्क पेशाब आने लगता है, जिसको हम ब्लैक यूरिन बोलते हैं। इस तरह की सूरत-ए-हाल होने लगती है। अच्छा, पेल मतलब आप कह रहे हैं कि चेहरा पीला होने लग जाता है, इसका डिफिगर होता है, क्योंकि जो बोन्स होती हैं उसकी वो थोड़ी सी डिफिगर होना शुरू हो जाती है। ओके। उससे हमें अंदाजा होता है कि बच्चे का जो है वो नॉर्मल बच्चे को अगर आप रखें और थैलेसीमिया बच्चे को रखें तो आपको उसका फेस जो है थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। अच्छा, मैंने आंखें भी देखी हैं कि ये जो आंखों का रंग भी जो है वो बड़ा सा पेल, मतलब येलो सी होने लग जाती है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो फिर बाकी जो और चीजें में नजर आती हैं इसमें, जैसे मैं बताया कि चेहरे का डिफिगर होना, पेशाब का इस तरह से जो है आना, रंगत पूरी पीली हो जाना, आंखों का जो ये वाइट वाला जो हिस्सा है ये डार्क होना शुरू हो जाता है, पीले पीले होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी वो अलामात, इनिशियली अलामात होती हैं जिसमें आपको अंदाजा होता है कि बच्चा जो है वो इस तरफ जा रहा है। फिर उसका तिल्ली का बढ़ जाना, लगता है कि जिसकी तिल्ली जो है, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमें लगता है उसका पेट जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है, हैवी हो रहा है। तो ये इसकी वजह से तिल्ली के मतलब स्प्लीन उसके बढ़ने की वजह से पेट भी बढ़ने लगता है। मतलब जब उसका मास बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, बच्चे का तो पेट छोटा सा होता है। जब वो बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जितनी भी डिस्ट्रक्शन होती हैं आरबीसीज की, वो सारी वहाँ जाकर डिपॉजिट होना शुरू होती हैं और उसको स्पेस मिलता है, वो अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देता है। तो आगे चल के आपको कभी कभार स्प्लीन निकालना भी पड़ती है, कभी कभार स्प्लीन को जो है वो आपने डाइसेक्ट करके यानी काट के भी जो है आधा करना पड़ता है, ताकि उसका जो वेट है वो बच्चा बेयर कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें ब्लड का मामला होता है कि वो तो ग्रोथ भी नहीं होती ऐसी प्रॉपर इन बच्चों की, तो क्या ये भी इसी एज में ये चीज भी जाहिर होने लग जाती है? क्योंकि आप देखें 10-12 साल का बच्चा भी आपको 5-6 साल का लग रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि इसमें ग्रोथ का भी जो है वो, क्योंकि जब बोन्स जो है उसकी सही तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं, उसका मसल मास डेवलप नहीं हो पाता, तो आपको लगता है कि बच्चा जो है वो नॉर्मल एज से कम आपको नजर आता है, वो कम आपको नजर आता है। राइट। अच्छा, ये वो चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर ऐसी, अल्लाह ना करे, ऐसी कंडीशन आप अपने बच्चे में देख रहे हैं तो फिर उसका टेस्ट कौन सा है वो भी मैं जानूंगी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक होता है ना कि बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा होता है, वो क्रॉल करता है, चलना शुरू करता है, तो वो कहता है कि बस अब तो मैं, दुनिया मेरी है, मैं हर चीज पे जाऊंगा भी, घूमूं फिरूंगा, बस जब उसने सोना है तभी उसने आराम करना है। क्या इतनी ही नॉर्मल एक्टिविटी ऐसे बच्चों की भी होती है, या वो क्योंकि जब स्ट्रेंथ नहीं होती, ताकत नहीं होती, ब्लड नहीं बन रहा होता, तो वो इतनी प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा सुस्त हो जाता है, लिथार्जी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। जब बहुत ज्यादा जो है वो बच्चा जो है नॉर्मल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पाता, वो अपने आप को बहुत ज्यादा न्यूक्लियर करके रखता है कि मैं बस एक जगह बैठा रहूं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करूं, तो वो ये प्रॉब्लम भी होती है। उसकी सांस भी ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। तो बच्चा उमूमन जो है जब वो चलने फिरने शुरू करता है तो वो अपने आप को इस तरह की एक्टिविटी नहीं करता जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। उससे भी हमें अंदाजा होता है कि हमारा बच्चा इतना सुस्त क्यों है, इतनी हर चीज़ में एक्टिविटी में ऐसा क्यों नहीं लेता। ये भी वालिदैन के लिए एक क्वेश्चन मार्क होता है कि वो अपने बच्चों के डॉक्टर से या जो करीबी डॉक्टर हैं उनसे मशवरा करेंगे, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है नॉर्मल ग्रोथ के साथ नहीं है। अगर उनके 2-3 बच्चे हैं तो यकीनन, हर बच्चे में तो नहीं होता, जिन बच्चों में होता है तो वो कंपेयर कर सकते हैं या मवाजना कर सकते हैं कि हमारे 2 बच्चे या 1 बच्चा इस तरह का था और इस बच्चे का जो है डिले, इसकी सारी ग्रोथ हो रही है, इससे क्यों हो रही है। सही। अच्छा, कुछ बच्चों की वैसी नेचर होती है कि वो इतने ज़्यादा लाउड नहीं होते, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये वाला इशू बड़ा जाहिर वाज़े होता है क्योंकि ये नेचर से भी और फिजिकली भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आंखों का पीला हो जाना, फिर डॉक्टर साहब ने यूरिन का जिक्र किया, वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होती, बट बच्चा अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, वो प्रॉपर वैसे जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता जिस तरह दूसरे बच्चे कर रहे होते हैं। तो ये बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं जिनको, और माँ बाप को तो अल्लाह ने वैसे ही एक खास तरह की जो है वो हिस्स दी होती है कि वो बच्चे को रोता भी है तो समझते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की अलामत मौजूद हैं तो डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन या जो डॉक्टर है वो आपको सजेस्ट करता है, क्या टेस्ट कराया जाता है खून? देखिए, बेसिक तो पहले हम उनका रूटीन जो टेस्ट करा के देखते हैं, ठीक है, और उसमें हमें अंदाजा होता है कि बच्चा जो है एनेमिक है। हाँ। अगर बच्चा एनेमिक है तो फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए हम जिसको हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, हम अपनी ज़बान में, वो हम टेस्ट करा के देखते हैं।
अगर कौन सा उसमें टेस्ट होता है? HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, अच्छा, HP इलेक्ट्रोफोरेसिस, जी हाँ, वो करा के देखते हैं। तो फिर अगर वो ड्रेंज है तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि इस बच्चे को जो है वो थैलेसीमिया है। फिर हम उसके लिए मजीद टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि माइनर है मेजर है। ठीक है, ओके। जब ये हमें डायग्नोज हो जाता है बच्चा तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ अच्छा, आते अगर हैं। माइनर है मेजर है, दो एग्जाम है ना इसके, जी। अगर माइनर है तो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जाना पड़ेगा या सिर्फ ये मेजर में जाकर ये सब चीजें जी करनी नहीं, माइनर में हम नहीं जाते ट्रांसफ्यूजन में, क्योंकि उसमें इसका जो हीमोग्लोबिन है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें मेजर के साथ, उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा जो है वो रेंज होता है। ठीक है। और बेसिकली होता है क्या कि इसके अंदर की जो आयरन की जो क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हीम और ग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। तो जो हीम वाला पोर्शन होता है इसके अंदर, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है और हमारा जो RBC थे वो पूरे मेच्योर नहीं हो पाते। ठीक है। और उसके बाद वो अर्ली जो है वो मतलब destroy होना शुरू हो जाते आयरन हैं। की कमी जो जी, है, आयरन की कमी, आयरन की कमी नहीं होती, आयरन की ज्यादती हो जाती है। ज्यादती हो जी हाँ, जाती है, ज्यादती हो जाती एग्जैक्टली, है। हाँ हाँ। तो उसी की वजह से आयरन जो है वो हमारे उसमें लिवर उसमें स्प्लीन में जमा होना शुरू होता है और उसके साथ साथ फिर उसका स्प्लीन का साइज बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे मरीज जब ये हो जाए, डायग्नोस हो जाए कि आया ये थैलेसीमिया मेजर का शिकार है और ये मर्ज में थैलेसीमिया जैसे मर्ज में मुब्तला है, फिर क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? इसका वाहिद ट्रीटमेंट यही है कि इसको ट्रांसफ्यूजन की जाए। ठीक है। जब तक उसको जो है वो हम रख सकते हैं, जब तक हम इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ना जाएं। ठीक है। अगर आइडियली तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि पाकिस्तान में इतना महंगा भी एक प्रोसीजर है। हाँ। और बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है। उमूमन तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैंने तो एक NIBD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज मैंने वहाँ देखा है। इसके अलावा भी हो रहा है प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में, हो रहा है डॉक्टर साहब? गवर्नमेंट सेक्टर में होता है लेकिन बहुत कम, क्योंकि इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है कि वहाँ पे नंबर ही नहीं आता। फिर लोग जो है प्राइवेट में जाते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं आगे चल के। पहले ये जो प्रोसीजर है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है डॉक्टर साहब, इसके हवाले से बताइएगा कि ये कुछ बच्चों को एक हफ्ते में, महीने में, कितने अरसे में ज़रूरत पड़ती है कि ब्लड जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये इसकी ज़रूरत कम पड़ती है या ये ज़्यादा होने लग जाती है? ज़रूरत बढ़ती रहती है। बढ़ती रहती है। अगर आप जिस तरह बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, जिस तरह बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इसी तरह से तेज़ी के साथ डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। ठीक है। तो आपको फिर बच्चे का एक टाइम फ्रेम सेट करना पड़ता है कि इसको वीकली ब्लड लगेगा या 2 हफ्ते के बाद लगेगा या महीने में 1 दफ़ा लगेगा। लेकिन ज़रूरत उसकी जो है वो ब्लड की उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम तय करते हैं। फिर उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आयरन ओवरलोड ना हो, क्योंकि जब हम ब्लड देते हैं तो जब डिस्ट्रक्शन होती है तो आयरन उसकी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आयरन बढ़ना शुरू होता है तो उसके अंदर और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। उसकी फिर दवाएं भी मौजूद हैं कि वो आयरन, जब हम वो दवा देते हैं तो आयरन के साथ मिलके आयरन को जो है वो एक्सक्रीट कर देता है, तो बच्चे की जो बॉडी की डिफॉर्मिटी है वो नहीं हो पाती। अक्सर आपने देखा होगा थैलेसीमिया के बच्चे, उनके हाथ पाँव चेहरा बहुत ज़्यादा बेचारों के जो है वो, कभी ये जो फ्रंट जो माथा है वो आगे की तरफ निकला हुआ होता है, आँखें उनकी धसी हुई होती हैं, एक अजीब सा उनका फेस होता है। हाँ। लेकिन अगर आप ये चैलेटिंग एजेंट जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, अगर आप ये दे रहे हैं तो फिर आयरन उसको जो है वो एक्सक्रीट होता रहता है, आयरन जो डिपॉजिट नहीं होता बॉडी के अंदर और वो एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है ना वो ज़्यादा उस तबके में है जहाँ पर लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी मुहैया नहीं है डॉक्टर साहब। और ऐसी कंडीशन में जब इस तरह का मुहलिक मर्ज जो है वो आपके घर में, और मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ एक ही घर में 2-2, 3-3 बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट मौजूद हैं। अब वो मैं फिर अगेन दुआएं दूंगी उन फलाही इदारों को जो इस तरह के काम करें और बच्चों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन्होंने इजी बना दिया है, लेकिन घर से उस सेंटर तक आने का किराया भी उनके पास मौजूद नहीं होता। वो भी उनके लिए मुश्किल हो रही होती है कि वो किस तरह वहाँ तक पहुँचे। और मुझे याद है कि जब मैं इन बच्चों के लिए काम करी थी तो डॉक्टर साहब एक बच्चा जो है, अच्छा जब खून की कमी होती है ना तो आपके लिए एक एक कदम बड़ा भारी होता है। तो वो मुझे बताता था कि मैं बस में आता था तो एक बार बस में मैं चढ़ने लगा, हमारे यहाँ बसों का निज़ाम ऐसा है कि वो रुकती नहीं है। तो कहने लगा मैंने एक पैर रखा, दूसरे की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने बस चला दी और मैं गिर गया। और गिरने से क्या हुआ कि मेरी टांग की हड्डी टूट गई। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, एक सरकारी अस्पताल, तो वहाँ जाके उन्होंने मेरा ऑपरेशन जो है वो भी गलत किया। मतलब एक टांग का हुआ था उसका नहीं बल्कि दूसरी टांग का ऑपरेशन कर दिया और एक मेरी टांग जो है वो अब मैं उससे अपाहिज भी हो गया हूँ। तो मतलब वो लम्हा था जब मैं उसकी बात सुन रही थी तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या करूँ मैं इसके लिए कि इसको इस मुश्किल से निकाल सकूँ। लेकिन वो जिन मराहिल से गुजरा था, माशरे की संगदिली को उसने बर्दाश्त किया था, उसके लिए शायद जो वो चाहता था वो हम नहीं कर पाते। तो डॉक्टर साहब ये भी एक हमारा फेस है मुआशरे का
कि ऐसे लोगों के लिए मैं और आप क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं। यकीनन आपने सही कहा कि जो माशरा बहुत ज़्यादा दुखी माशरा है, और जो हमारी गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियाँ हैं, गवर्नमेंट अपनी और दूसरी जिम्मेदारियाँ तो पूरी कर रहा है, लेकिन हेल्थ के मामले में इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे मैं एक दो इदारों को जानता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ ताकि लोगों के फ़ायदे के लिए। एक हेल्प इंटरनेशनल के नाम से यहाँ पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल फ्री, मतलब मैं भी उनके साथ वॉलंटरी वर्क करता हूँ, बिल्कुल फ्री काम करते हैं वो। एक जी थैलेसीमिया के मरीज उनको, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कम है, तो वो उनके पास लिमिटेड पेशेंट होते हैं। इवन के जो बलूचिस्तान से और दूसरे दीगर सूबों से लोग आते हैं, उनको वो अपने किराए भी देते हैं, उनको ठहराने के लिए जो उनका खर्चा होता है वो भी देते हैं, इवन के खाने के पैसे भी देते हैं। इतना अच्छा उनका निज़ाम है कि ज़ाहिर थैलेसीमिया का मरीज सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसकी माँ, उसके बाप। और दूसरी बात ये कि हमें दो तरफ जो है वो अवेयरनेस देना पड़ती है, एक बच्चे को कि ताकि बच्चा जो है वो डीमोटिवेटेड ना हो, दूसरा जो उसके वालिदैन हैं जो उसको कैरी करते हैं, लेकर आते हैं, उसके साथ जो सारा दिन लगे रहते हैं, उनकी अवेयरनेस और उनको जो है वो कहना चाहिए कि उनको भरोसा देना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी होप ख़त्म कर दी तो बच्चा फिर जो बेचारा वो पड़ा मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि वालिदैन लेकर ही नहीं आते कि अच्छा या लफ्ज़ वो कहना नहीं चाहता। नहीं डॉक्टर, ये ऐसी बात, ये हकीकत बात है ये कि मैं खुद इनके साथ जो है वो काम करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि फिर उनके वालिदैन को हमें पूरे सेशन लेना पड़ते हैं, उनको ये बात समझाना पड़ती है कि देखें ये बच्चा जो है ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी देगा, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी की होप छोड़ दी तो फिर बच्चा तो कहीं का नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से अगर आप ये देखें कि बच्चे की भी अवेयरनेस ज़रूरी है, बच्चा भी जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, इस माशरे में घूम रहा है, देख रहा है कि जी मैं नॉर्मल बच्चों से सही नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, इसको स्कूल में भी दाखिल कराएँ, उसके साथ जो दूसरी एक्टिविटी वो भी करें, और दूसरी बात उसके जो वालिदैन हैं या उसके बहन भाई हैं, पूरे एक फैमिली को जो है वो अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे इदारे बहुत कम हैं, लेकिन इदारे हैं जो फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो कैसे कहूँ, ये वर्ड बड़ा मुश्किल है, लेकिन बोझ बन जाती हैं ना कुछ चीज़ें, आपकी ज़िंदगी का रोग बन जाती हैं। जितना छोटा जनाजा होता है ना उतना भारी होता है। ये जुमला मैंने क्यों कहा है, ये मैंने आपको वो हकीकत बयान की है जो अक्सर उन घरों में बरपा होती है जिन घरों में थैलेसीमिया के बच्चे मौजूद होते हैं। ठीक है, मेरे जुमले सख्त हैं, लेकिन मैं ये जुमले इसलिए कह रही हूँ ताकि हम लोग ये जान सकें कि ये मर्ज़ जो है ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और उसका एक ही हल मौजूद है कि पहले हम थोड़ी एहतियात कर लें, हम एक टेस्ट करा लें, और हम ये जान लें कि आया कहीं हम ऐसे मतलब थैलेसीमिया माइनर में मुब्तला तो नहीं है, दोनों शख्स के खदशा ज़ाहिर हो सके कि आने वाला बच्चा जो है वो इस बीमारी का शिकार हो सकता है। तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इन तमाम चीज़ों के पीछे ये है जिसको आपने जानना और समझना है। डॉक्टर साहब, ये जो खून का अमल है, खून एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती ना, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है। तो पहले तो रिश्तेदार 4, 5, 6, 7 मरतबा एज अ डोनर जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं इनका फ़ोन ही नहीं उठाना क्योंकि ये डोनर के लिए ही फ़ोन कर रहे होंगे। तो फिर अगेन दुआएं दें उन इदारों को जो ब्लड कैंप्स लगा रहे हैं, और वो लोग जो अपना ब्लड डोनेट करते हैं। तो ये एक सिलसिला है इंसानी खिदमत का जो ये चल रहा है डॉक्टर साहब। तो ये जो सारा प्रोसीजर है इसके लिए कैंप्स किए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, शहरों में तो ये हो रहा है, लेकिन क्या गांव देहातों में भी इन सब चीज़ों पर इतना काम किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा। हम शहरों से ही लोग वहाँ जाते हैं, गांव देहातों में, और जाके वहाँ पे जो है अवेयरनेस फैलाते हैं। हाँ। अभी लास्ट टाइम भी हम ठट्टा से एक बहुत ही अंदर रिमोट एरिया में गए थे, वहाँ पे हमने कैंप लगाया, लोगों में अवेयरनेस दी। तकरीबन 500 लोगों को हमने जो है वहाँ पे देखा, सब थैलेसीमिया के नहीं थे, लेकिन उन्होंने थैलेसीमिया की हमने अवेयरनेस दी, लेकिन थैलेसीमिया क्या होता है, किस तरह फैलता है, ताकि उनको ये जानकारी हो कि ये थैलेसीमिया मर्ज़ क्या है। एक दफ़ा हो जाता है तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात जो अभी आप कर रही थी उसमें थोड़ी सी मैं एडिशन करूँगा कि आपने कहा कि शादी से पहले जो है वो टेस्ट करा लिया जाए। मैं तो ये बात करता हूँ कि मद हज़ार से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके फोरम से, एक घर में 3-3, 4-4 बच्चे थैलेसीमिया के हैं, लेकिन उनकी पैदाइश नहीं रुक रही। हम मर्द साहब जो हजरात उनको भी बताते हैं और जो फीमेल उनको बताते हैं। फीमेल कहती है मैं मजबूर हूँ। तो जो मर्द हजरात हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके फोरम से कि खुदारा इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। अगर आपके घर में एक बच्चा आ गया है तो कम से कम दूसरे बच्चे पे एहतियात करें, 2 आ गए तीसरे बच्चे पे एहतियात करें। ये तो ऑलरेडी आपके सामने जो है मौजूद है एक चीज। हाँ, तो आप उनको देख रहे हैं कि वो कितनी अजियत में, कितनी तकलीफ में। अच्छा, जब हम इसके इलाज की बात करते हैं तो मैं वो भी एक होप आपके सामने ज़रूर रखूँगी, लेकिन उसका नंबर ऑफ सक्सेस या उसका रेशो वो बहुत कम है, ये भी साइंस कहती है। डॉक्टर साहब, ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ये एक ऑप्शन है कि एक सेहतमंद शख्स के हड्डियों का गूदा जो है वो आपके जिस्म
में आप इसको वो कर दिया जाए। ये भी डोनर वाला मामला होता है ना, थोड़ा इसको भी बताइए, काफ़ी महंगा ये मरहला है, और क्या ये हर थैलेसीमिया के पेशेंट में कामयाब भी रहता है? ऐसा नहीं है। अच्छा। उसका एक बॉडी जो चीज़ है वो दूसरी बॉडी में आप डाल रहे होते हैं, तो उसका भी हम उसका भी देखते हैं कि ये क्या कंपेटेबल है। अगर एक चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप एक मोटी सी मिसाल दूं, जैसे गुर्दों का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हमें उसका टिश्यू मैच करना पड़ता है। हाँ। जो भी, क्योंकि ये एज ए फॉरेन बॉडी ऐड करता है। हाँ। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम बॉडी के अलावा किसी चीज़ में डालते हैं तो वो एज ए फॉरेन बॉडी, तो उसके खिलाफ ही जो है क़ुव्वत मुदाफ़िअत शुरू हो जाती है और उसको मारना शुरू कर देते हैं। ले मैंने बताऊँ मैं आपको, तो इसी तरह बोन मैरो का भी ये इशू है कि अगर आप किसी दूसरे शख्स से लेकर किसी दूसरे शख्स में डाल रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि आए कि वो इसके मुवाफिक है या नहीं है, उसके जिस्म को जो है वो एडजस्ट कर लेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो कामयाब हो जाए। अच्छा, इसमें भी फैमिली का ही होता है कि आपके बहन भाई सिबलिंग्स हों आपके यहाँ, या आप किसी मतलब एक नॉन रिलेटिव का भी जो है वो आप ले सकते हैं बोन मैरो? आइडियल तो ये होता है कि आपकी जो है ब्लड रिलेशनशिप हो, ताकि उसके जो है वो इजीली जो है वो मैच इजीली हो जाए, टिश्यू मैचिंग। और अगर नहीं होता तो फिर जो डोनर्स होते हैं उनमें से हम, अब उसमें तो ये होता है कि आपने 100 अगर लिए हुए हैं तो उसमें से कितने % कामयाबी होती है, बहुत हार्डली उसमें कामयाबी होती है। तो आइडियली सिचुएशन ये होती है कि आप अपने रिलेटिव जो ब्लड रिलेशनशिप है उन्हीं में से लें, बहन भाई हो गए या वालदैन हो गए या कजन्स हो गए, उनमें से ले लें। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क है कि, और इस खर्चा जो है अगर मैं उसकी बात करूँ तो 15 से 20 लाख रुपए डॉक्टर साहब ऐसा ही है, इतना खर्चा तकरीबन आता है। और उसके बाद भी जो है वो लाइफ टाइम एक कुछ मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करना पड़ता है उस बच्चे को। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा कि मे बी वो रिएक्ट कर जाए और वो फिर उसके बाद अगेन सर डॉक्टर साहब ट्रांसफ्यूजन पे आना पड़ेगा उस बच्चे को। बिल्कुल, अगर लाइफ सर्वाइव करनी तो हमें कुछ ना कुछ तो देना है। उसकी अगर हम लाइफ लाइन जो ब्लड है वो हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो बच्चा फिर हम उसको खो देंगे, तो दोबारा फिर हमें उस पर आना पड़ता है। तो सूरत हाल ये कि जैसे आपने कहा कि ब्लड की जो डोनेशन है वो हमें बढ़ानी चाहिए माशरे के अंदर, ताकि लोग जो है वो इस चीज़ से बच्चा ना मर जाए कि जी ब्लड नहीं है। मतलब सारी चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें। इसलिए जो कैंप्स लगाए जाते हैं या खुद लोग जो है वॉलंटरली जाते हैं और लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं, तो इस फोरम से ये भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर जाएँ, अपने कम से कम जो है वो 3 से 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला कुदरत का निज़ाम है। अगर आप नहीं भी ब्लड देते किसी को तो एक साइकिल होता है आरबीसी का, उसको डिस्ट्रॉय होना होता है, तो वो खुद ब खुद बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप किसी को डोनेट कर दें, तो वो किसी काम में आ जाए। बिल्कुल। और मैं अभी जब बात करी थी स्टार्ट में तो मैं यही कह रही थी, हो सकता है अल्लाह ना करे अक्सर लोगों को एक्सीडेंट्स में या किसी और इशू में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो वही आपका ब्लड आपके किसी रिश्तेदार को, या हो सकता है आप ही के जिस्म में दोबारा वापस आ जाए, यू नेवर नो। ठीक है, रियलिटीज़ बहुत कड़वी होती हैं, हकीकतें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। हम क्या सोचते हैं मेरे साथ ये नहीं हो सकता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरी नज़रों ने तो देख लिया, मेरी कानों ने भी सुन लिया, लेकिन मैं या मेरे साथ ऐसा हो जाए ऐसा नहीं है। इस हकीकत को कबूल करें कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी कुदरत की सबसे बड़ी हकीकत है। तो जब आप इस हकीकत को याद रखते हैं तो वो खौफ खुदा, वो खशियत इलाही, वो लोगों का दुख, वो इंसानियत का एहतराम, ये सारे जज्बे जो हैं वो आपके दिल में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा हमने बात की कि भाई ब्लड लगा दिया जाता है, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मरहला है इटसेल्फ ये बड़ा तकलीफ दे है। उसमें जो बच्चों को मतलब बुखार हो जाता है और वो सारी सिचुएशन, बस इतना आसान है, वो आए ब्लड लगाया चलें जी वापस जिंदगी शुरू हो गई। नहीं, ये अमल ऐसा नहीं है, बहुत ही इसको कहते हैं टीडियस अमल है जी। देखिए बहुत सारी ब्लड बॉर्न डिजीजेज होती हैं। ठीक है, जब तक आप ब्लड को स्कैन नहीं करते हैं, जब तक आप नहीं लगा सकते, ब्लड पूरा स्क्रीन करना पड़ता है आपको। आजकल जो बीमारियां फैली हुई हैं उसमें मैं नाम लूँ, हेपेटाइटिस है, एड्स है, मलेरिया है और बहुत सारी बीमारियां। अगर आपने बगैर स्क्रीन किए हुए ब्लड किसी बच्चे को या बड़े को लगा दिया तो इसका मतलब है आपने उसकी ज़िंदगी को एक बचाने के लिए आपने 100 चीज़ें और उसके अंदर जिस्म में डाल दी हैं। तो ज़रूरी होता है कि जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो पहले हम उसको सारा जो उसको स्क्रीन करते हैं। हाँ। उसमें भी ठीक ठाक जो है खर्चा आता है। हाँ। ऐसा नहीं होता कि आपने जो ब्लड लिया है, बैग लिया खाली, ब्लड लगा दिया। वो जो ब्लड होता है उसको स्क्रीन करने के बाद लगाया जाता है। और ये अमल वाकई तकलीफ दे होता है कि आप उसको प्रिक करते हैं बच्चे को, उसके कैनूला होता है वो लगा रहता है, फिर सारा वो जब ब्लड चढ़ जाता है बच्चा बैठा रहता है, फिर वो निकलता है। तो ये पूरा एक अमल यकीनन तकलीफ दे बच्चे की हद तक। तो ये सब छोटे बच्चे ही होते हैं, उसमें न्यूबॉर्न भी होते हैं, थोड़े बड़े बच्चे भी होते हैं। फिर वो आहिस्ता से मैंने देखा वो बेचारे अवेयर हो जाते हैं कि जी हमने ये हमारी ज़िंदगी का एक साथी है जो हमने लगना है। तो ये अगर आप उस माहौल में जाएँ तो आपको बड़ा वो लगता है कि बच्चे कितने ज़्यादा
कहना चाहिए कि वो इस लिहाज से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है कि जी अभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा, वो मुतमईन है, बड़े मुतमईन है ऐसे बच्चे ना। मैं आई थिंक 1-1.5 साल पहले ही, शायद इससे ज़्यादा टाइम हो गया होगा, मैंने अपने इसी प्लेटफॉर्म से थैलेसीमिया सेंटर से भी एक प्रोग्राम किया था और मैं बड़ी हैरान थी कि ये बच्चे शायद मुझसे कहीं छोटे, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं ना तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि उनको वक्त ने, उनको उनकी तकलीफ ने वो सब कुछ सिखा दिया होता है जो हमारी छोटी छोटी सी ज़रूरियात जो पूरी नहीं होती और जिसकी वजह से हम ज़िद हो जाते हैं, वो चीज़ें उन बच्चों में नहीं होती। डॉक्टर साहब वो बड़े मुतमईन और वो एक ज़िंदगी में जो एक होता है ना एक्सेप्टेंस कि ओके दिस इज़ द रियलिटी ऑफ माई लाइफ, वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। वो इस वजह से करते हैं। मैं इसके मसला ये होता है जहाँ भी इस तरह के जो अच्छे ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं वहाँ बाकायदा इनकी रिहेबिलिटेशन भी होती है। अच्छा। उन जिन सेंटर में रिहेबिलिटेशन नहीं होती वहाँ के बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। Okay. अभी देखें जो अमल होता है ट्रांसफ्यूजन का उसमें टाइम लगता है, जी, ठीक है, कभी आधा 1 घंटा, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे लगते हैं। उस दौरान उनकी बाकायदा एजुकेशन की जाती है, मुख्तलिफ गेम्स में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनको कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं। तो ये पूरा जो रिहेबिलिटेशन का जो तरीक़ेकार होता है उससे बच्चे के अंदर एक एतमाद पैदा होता है और बच्चा ये समझता है कि जी मैं ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और मैंने इसी तरह ज़िंदगी गुजारना है। ठीक है। अच्छा, अगर इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट को हटा दिया जाए, ठीक है, तो फिर मुझे ये बताएं कि कोई और सारी फिर थ्रू आउट द लाइफ ट्रांसफ्यूजन ऑप्शन बचता है कि खून लगना है और ज़िंदगी ने चलना है? अभी कुछ रिसर्च इस पे हुई है, ठीक है, जो जैसे आपने नाम लिया था एक इदारे का, उस इदारे ने जो है कुछ रिसर्च की है और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अभी 100% तो वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनकी कुछ कामयाबियों के जो है वो उन्होंने झंडे गाड़े कि जी हम कामयाब हो रहे हैं और अगर इस तरह के जो मरीज आते हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं। राइट जनाब, तो ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन जब तक इसके रिजल्ट्स नहीं आते तो इस पर बात करना भी जो है वो अभी इतना बेहतर नहीं होगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। उम्मीद यही करती हूँ इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले कि जो बात यहाँ की गई वो आपने समझी होगी और आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।